होस्ट और दोस्त कल्पिता, और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्पिरिचुअल वेलबींग का क्या महत्व होता है, लेकिन उनके टूल्स के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल वेलबींग का बेस क्या है। वो है थ्योरी ऑफ कर्मास। तो इसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल मैम, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सोनल मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अगर आप उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोनल मैम, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल वेलबींग के बेस के बारे में, यानी थ्योरी ऑफ कर्मास के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये थ्योरी ऑफ कर्मास है क्या? कर्म यानी आप जैसा बोगे वैसा पाओगे। जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने संतरे के बीज डाले और आम मिला हो? बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो जब संतरे के बीज डालने पे संतरा ही मिलता है, तो हम लाइफ में क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ भी करें, किसी को हर्ट कर दें, किसी को चीट कर दें, किसी को भला बुरा बोल दें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे साथ हमेशा परफेक्ट हो? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। पॉसिबल नहीं है ना। हम जैसा देंगे वैसा पाएंगे, बिकॉज ये पूरी यूनिवर्स के एनर्जीज पे बेस्ड है। जी। जो एनर्जीज हम एमिट करेंगे वो एनर्जी हमारे पास में आएगी। तो अगर हम चीटिंग की, सेल्फिशनेस की और नेगेटिविटी की, इस तरह की एनर्जीज एमिट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वही वापस आएगा। बिल्कुल। और आएगा कैसे? 1 दिया तो 1 नहीं आएगा, 1 दिया तो 100 आएगा, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा। वो और ज्यादा इवॉल्व होके आता है। जो एनर्जीज हम भेजते हैं वो एनर्जी और मैग्निफाइड होती है और मैग्निफाइड फॉर्म में आती है। सिमिलरली हम जब लव देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, कंसर्न देते हैं, एम्पैथी देते हैं, कंपैशन देते हैं, जब हम इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स को ब्रह्मांड में डालते हैं तो क्या होता है? उसी तरह से हमें भी मल्टीपल, जी, मल्टीपल बोलते हैं ना, एम्प्लीफाइड वर्जन में वो हमारे पास में आता है। आपको एक मैंने स्माइल की तो मुझे एक स्माइल नहीं मिलेगी, मुझे 10 लोग स्माइल देंगे। बिल्कुल। राइट? इट गेट्स एम्प्लीफाइड। दिस इज थ्योरी ऑफ कर्मा। क्योंकि हमारा एक अकाउंटिंग सिस्टम है, राइट? हर ईयर एंड पे हम अपनी बैलेंस शीट को बराबर करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को बैलेंस आउट करते हैं, सारे एंट्रीज डालते हैं, जर्नल, लेजर, ये सब बनाते हैं। तो जिस तरह से हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, वैसे ही हमारा स्पिरिचुअल अकाउंटिंग सिस्टम है। वो स्पिरिचुअल अकाउंटिंग सिस्टम में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, जहां पे पाप और पुण्य जाता है। जो कर्मास नेगेटिव होते हैं वो पाप की कैटेगरी में चले जाते हैं, जो कर्मास पॉजिटिव होते हैं वो पुण्य की कैटेगरी में जाते हैं। और अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में बैलेंसिंग होती है। जी। राइट? और जो भारी होता है वैसा होगा। अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो बैलेंस शीट क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, लॉस में चली जाएगी वो कंपनी। और अगर खर्चे कम हुए और इनकम ज्यादा हुई तो क्या होगा? वो कंपनी हमारी प्रॉफिट में होगी। सिमिलरली अगर हमारा पुण्य ज्यादा हुआ पाप से, तो हमारा जो कर्मास है पॉजिटिव रहेगा, हमारे जीवन में क्या रहेगा? हैप्पीनेस रहेगी, सक्सेस रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा, गुड रिलेशन रहेगा, हर चीज गुड 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 होगा, बिकॉज हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी बैलेंस शीट गड़बड़ा गई, पाप ज्यादा हो गया और पुण्य कम हो गया, तो क्या होगा? लॉस में चली जाएगी। इल हेल्थ, बैड रिलेशंस, बोलते हैं ना फेलियर्स, सैडनेस, जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आ जाएंगी। तभी कहते हैं ना कि भाई संपदाम संपदाम गच्छति, विपदाम विपदाम गच्छति, यानी संपदा यानी प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट्स प्रोस्पेरिटी। बिल्कुल।
और विपदा यानी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों ऐसा होता है? थोड़ा ना कोई प्रॉस्पेरिटी जा रही है वो अट्रैक्ट कर रही है, पकड़ पकड़ के और लेके आ रही है, बिकॉज उस समय हमारी कर्मास पॉजिटिव है। तो जब कर्मास पॉजिटिव है तो सब अच्छा हो रहा है, जब कर्मास नेगेटिव है तो सब खराब होगा। सो थ्योरी ऑफ कर्मास इज नथिंग बट सिंपल बैलेंस शीट सिस्टम। जैसे हम हर साल अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे हमको हर क्षण, हर साल नहीं, साल का वेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एवरी मोमेंट अपनी कर्मा की बैलेंस शीट बनानी चाहिए। अरे मैंने अभी कुछ गलत बोल दिया, इमीडिएटली उसको सही करिए, फॉरगिवनेस मांग लीजिए या कुछ और अच्छा काम कर लीजिए, बैलेंस आउट करते जाइए। आप जितने अपने कर्मास को रेगुलर बेसिस में बैलेंस आउट करते जाओगे तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेशन कम होगा। हमें बस ये इंश्योर करना है कि हमारा जो एक्यूमुलेशन है ना वो कम होता जाए। बिकॉज पर्पस क्या हमारे जीवन में आने का, हमने जन्म लिया एज अ सोल, हमें शरीर को धारण किए क्यों? ताकि अपने कर्मास के एक्यूमुलेशन को कम कर सके। क्योंकि हमने इतने जितने जन्म लिए ना, पता नहीं कितने कोड़ा कोड़ी जन्म लेके, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस, पता नहीं कितना जन्म लेके आज मैं और आप यहाँ पहुंचे हो जैसे बैठे हुए हैं, राइट? बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं हम, छोटी मोटी जर्नी से नहीं आए हैं। तो इतनी लंबी जर्नी करके जब हमारी आत्मा यहाँ पहुंची है तो वो खाली हाथ तो है ही नहीं है। हर जगह से ट्रैवल करने जाते हैं ना, यहाँ से सोवेनियर उठा लेते हैं, वहां से कुछ और अच्छा लगता है उठा लेते हैं, हर जगह से उठाते उठाते अपनी बैग को भारी करते जाते हैं। सिमिलरली ये आत्मा जो है ना, हर शरीर में जब जाती है तो क्या करती है, वहां से कर्मों को उठाती जाती है। साथ में जहां जाते हैं वहां गिफ्ट भी देते हैं, बिल्कुल खर्चा भी होता है, तो हमारा कर्मों के खर्चे भी होते हैं, कर्म ऐड भी होते हैं, और इस तरह से कर्मास हमारे एक्यूमुलेट होते जाते हैं। वो एक्यूमुलेटेड कर्मास को लेके हम यहाँ पे आके अभी बैठे हैं। और हमने क्यों जन्म लिया? हमने जन्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया कि हम अपने कर्मास को नलिफाई कर सके। द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ इज नथिंग बट नलिफाइंग द कर्मास। कर्मास को कैसे हम हल्का कर सके, कम कर सके, जीरो डाउन कर सके, दैट इज द होल पर्पस। बट प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम जैसे ही शरीर में आते हैं माया के वशीभूत हो जाते हैं, अपना पैक्ट भूल जाते हैं कि क्या करने आए थे, और वापस से इस ट्रांजैक्शन में हम फंस जाते हैं और कम करने की जगह और बढ़ा के चले जाते हैं और सारा मामला बिगड़ जाता है। बिल्कुल मैम, अभी जो आपने कर्मा की थ्योरी के बारे में बताया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कर्मा के क्या कुछ टाइप्स भी होते हैं या एक ही प्रकार के कर्म होते हैं? लवली क्वेश्चन। अगर हमें कर्मास को हैंडल करना है तो सबसे पहले समझना होगा कि क्या है और कैसा है। हम इसके स्वरूप को जब जानेंगे ना तब इसको हैंडल कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अच्छे से जानूंगी, आपका क्या स्वभाव है, क्या व्यक्तित्व है, तो मैं बराबर से आपको मैनेज कर पाऊंगी, हैंडल कर पाऊंगी, आपके हिसाब से चीजें कर पाऊंगी, आपको खुश रख पाऊंगी। बिल्कुल। बट इफ आई डोंट नो देन आई एम जस्ट लाइक प्लेइंग ब्लाइंडली। तो इसलिए अगर हमको कर्मास को हैंडल करना है तो कर्मास क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए मेरे गुरु ने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाई थी, बाबा जी ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, और वो जो स्टोरी है ना वो एकदम कर्मा के थ्योरी को बिल्कुल क्लियर कर देती है। उन्होंने बताया कि बेटा, हम एक योद्धा हैं। हम योद्धा क्या है? क्योंकि ये जो जीवन है ये कोई रणभूमि से कम नहीं है। हर समय हमें फाइट करना है, हर समय हमें चीजों को हैंडल करना है। कहीं से कोई वार कर रहा है, हम उसको आंसर बैक कर रहे हैं, कहीं पे हम कर रहे हैं तो वहां से कुछ आंसर आ रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हम एक योद्धा है जो इस रणभूमि में है। तो जैसे कि एक योद्धा होता है, एक योद्धा के पास क्या होता है? योद्धा के पास कलेक्शन होता है तीर का उसके पास कलेक्शन होता है। तो हम सबके पास भी इस तीर का कनेक्शन है। तो ये तीर क्या है? ये तीर है हमारे संचित कर्म, ऐसे कर्म जो जन्मों जन्मों से हमने इकट्ठे करके हम लेके इस धरती पर आए हैं। तो ये हमारे ओवर पता नहीं कितने जन्माज, राइट, सब जब सोल ने पहला जन्म लिया होगा, उस जन्म से जो पहला शरीर धारण किया और पहला कर्म जो किया, उस कर्म से लेके आज तक के जितने भी कर्म जो अनरिजॉल्व रह गए हैं, जो कैंसिल नहीं हो पाए हैं, जो एक्यूमुलेटेड हो गए हैं, वो सारे कर्मास क्या है? हमारे संचित कर्म है। मतलब एक योद्धा का तीर का कलेक्शन, वैसे हम जो योद्धा है हमारे कर्मों का कलेक्शन। अब एक योद्धा जब रणभूमि में जाता है तो सारे तीर को लेके जाता है क्या? सबको लेके चला जाएगा? नहीं। तो क्या करता है वो? कुछ गिने चुने जो चुन के उनमें से कुछ लेगा। लवली, वेरी गुड। तो जो योद्धा है वो अपनी रणनीति की स्ट्रैटेजी बनाता है कि भाई किस रणभूमि में हमारा हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो किस तरह का
अटैक करता है, बेसिकली पूरे युद्ध की एक स्ट्रैटेजी बनाता है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो हैंडपिक करता है। सब तो नहीं लेके जा सकता ना, वो चूज करता है कि भाई ये तीर बराबर है, इस पर्टिकुलर फाइट के लिए मुझे ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, और वो सबको उठा के क्या करता है, अपने तरकश में डाल लेता है। सिमिलरली ये जो आत्मा है पता नहीं कितने शरीर को धारण की है और अब वापस से धारण करेगी, राइट। तो जब ये आत्मा इस पर्टिकुलर शरीर में, आज जब ये आत्मा इस शरीर में डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल के शरीर में आई, तो उस तो ये जो मेरी आत्मा है, आत्मा ने क्या सोचा? आत्मा ने सोचा कि भाई ये मेरे पर्पस ऑफ लाइफ है इस पर्टिकुलर जन्म की, मैं ये चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं ये चीजों को रिजॉल्व करना चाहती हूँ। तो ये सारी चीजों के लिए मुझे कौन कौन से कर्मों की आवश्यकता होगी? तो आउट ऑफ दोज मेनी संचित कर्मास, मेरी आत्मा ने क्या किया, कुछ कुछ कर्म को हैंडपिक कर लिया और इस शरीर के साथ वो कर्म को लेके आए। जो कर्म को मैं लेके आके एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत कर्म है मेरे, वो सब संचित कर्म डोरमेंट स्टेट में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया, इस शरीर के हिसाब से मैं कुछ कर्म को लेके आई हूँ और ये कर्म है प्रारब्ध कर्म। जी, वो कर्म जो इस पर्टिकुलर लाइफ में मैं अपने साथ में लेके आई हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस करूंगी। अभी तक वो भी एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, अभी वो भी डोरमेंट है, बट वो मेरी इस बॉडी के साथ अटैच्ड है। कलेक्शन ऑफ कर्मा जो मेरी आत्मा के साथ अटैच्ड है वो है संचित कर्मा। उस कर्म से इस शरीर के साथ में जो लेके आई वो हो गए प्रारब्ध कर्मा, राइट। लेकिन प्रारब्ध भी डोरमेंट स्टेज में है, अभी तक तरकश में शांत से बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब योद्धा क्या करता है, अपने ओपोनेंट को फेस करता है। जब वो अपने ओपोनेंट को फेस करता है तो क्या करता है, वो एक तीर को निकालता है और तीर को तरकश से निकाल के अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ा देता है, ठीक है। तीर जब तक तरकश में है वो डोरमेंट है। दिस इज रूल ऑफ रणनीति, ये रणनीति के नियम है जी। तीर जब तक प्रत्यंचा तरकश में है वो तब तक डोरमेंट है। जैसे ही वो तीर तरकश से निकल के प्रत्यंचा पे चढ़ जाती है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। अब जब तक डोरमेंट है कर्म, वो डोरमेंट है, शांत बैठे हुए, लेकिन जैसे प्रत्यंचा पे चढ़ जाते हैं एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब वो रणनीति का एक रूल है, वो रूल ये है कि जो तीर प्रत्यंचा पे चढ़ गई उसको छुटनी ही है जी। अगर प्रत्यंचा पे चढ़ा के अचानक से योद्धा डिसाइड करते कि नहीं नहीं, सामने जो है ना वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो मेरा भाई है, वो मेरा कुछ है, उसको मुझे नहीं हर्ट करना है, नॉट पॉसिबल। ये सारी सोच तरकश तक करनी थी। प्रत्यंचा में चढ़ने के बाद में उसको अब वो तीर को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो तीर एक्टिवेटेड हो गई है जी। सिमिलरली हमारे प्रारब्ध से जो कर्म एक्टिवेटेड हो जाते हैं उनको कहते हैं हम क्रियायमान कर्म, और वो कर्मों को हमें फेस करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। जब तक तीर हमारे प्रत्यंचा में है, हमारे कलेक्शन में डोरमेंट है, जब तक कर्म हमारे संचित है या प्रारब्ध है डोरमेंट है, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये डोरमेंट कर्मों को हम साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, बहुत सारे टूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने स्पिरिचुअल वेलबींग के सेशंस में। हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हम इसे भस्माभूत कर सकते हैं। हमें भोगने की आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं है हर कर्म जो हमारे पास है एक्यूमुलेटेड है उसे हमें भोगना पड़ेगा, नॉट नेसेसरीली। हम संचित और प्रारब्ध कर्म को हम ऐसे ही डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब मिलियंस एंड मिलियंस कर्मास को हम एक मेडिटेशन सेशन में हम भस्माभूत कर सकते हैं, एक सेवा के कार्य से हम भस्माभूत कर सकते हैं, राइट। लेकिन जैसे ये कर्म हमारा प्रारब्ध से क्रियायमान बन जाता है तब हमें उसे भोगना पड़ता है, तब वो भस्माभूत नहीं होता। ऐसे हमें उसके इम्पैक्ट को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भी एक हमारे पास एक ट्रिक है जी, और वो ट्रिक ये है कि तीर तो चढ़ गई प्रत्यंचा पे, छोड़नी तो पड़ेगी जी। लेकिन योद्धा के पास में एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि वो तीर की डायरेक्शन को बदल सकता है, वो उसकी स्पीड इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है। वो चाहता है सामने वाले को ज्यादा हर्ट नहीं हो तो उसको तो हल्के से करेगा, थोड़ा दायां बायां कर देगा ताकि उसको चोट न लगे। यानी कि तीर छुटनी है
कर्म को भोगना है जी, लेकिन वो कर्म को हम फुल इंटेंसिटी से ना भोग कर हल्के फुल्के में निपट जाए, इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। उस कर्म की जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सके, नलिफाई नहीं कर सकते। जी, भोगना तो पड़ेगा लेकिन कम कर सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसे इंसिडेंट आते होंगे कि भाई बहुत जोर का लगना था, कार से जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि स्पॉट डेथ होना था, लेकिन कुछ तो भी मिराकल हुआ कि हल्का फुल्का खरोच आया, थोड़े बहुत फ्रैक्चर हुए, बट दे आर सेफ इनफ। क्या कारण था? कारण ये था कि उस मोमेंट में वो बहुत पुण्य कर रहे थे, तो उनके उस पुण्य के प्रताप से क्या हुआ कि वो जो क्रियामान कर्म था ना, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। तो उन्हें जो सफर करना था वो तो सफर करना ही था, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किए थे वो कर्म एक्टिवेटेड हो गए थे, क्रियामान हो गए थे, तो उन्हें वो भोगना ही था। लेकिन उस समय उनके वो पॉजिटिव कर्मास कर रहे थे, वो अच्छा कर रहे थे, और अच्छा करने के कारण वो जो भोग है वो भोग बहुत हद तक उसकी इंटेंसिटी और उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके। तो खरोचे तो आई, फ्रैक्चर तो हुआ, लेकिन स्पॉट डेथ नहीं हुआ जी। सो क्रिया तो हम प्रारब्ध और संचित को बिना भोगे हम नलिफाई कर सकते हैं, क्रियामान को हम नलिफाई नहीं कर सकते, बट उसकी भोग की इंटेंसिटी को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, इस लाइफ में हमारे सारे कर्म भी क्रियामान हो रखे हैं जी। लेकिन भोगना तो है हमें, बट कीप डूइंग ऑल द गुड डीड्स। आप सारे अच्छे कर्मों को करते जाइए, क्योंकि आप जैसे अच्छे अच्छे कर्मों को करते जाएंगे तो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट, मतलब जो बहुत बड़ा कुछ होना था वो हल्के फुल्के में शूली का शूल बन के निकल जाएगा जी। बिल्कुल मैम, आप थ्योरी ऑफ कर्मास को बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझा रही है, तो उसके बारे में हमें और डिटेल में बताइए। यस, तो हमने डिस्कस किया था संचित कर्मा जी, यानी कर्मों का कलेक्शन ओवर दी जन्मास जी। जब से पहला कर्म किया तब से जो कर्म इकट्ठे होते होते एक्यूमुलेट करते करते जो टोटल कर्मास हो गए हमारे, वो टोटल संचित कर्मा है। लेकिन वो सारे कर्मों को लेके हम इस शरीर में नहीं आते हैं, इस पर्टिकुलर जन्म में हम उससे कुछ कर्मों को सेलेक्ट करते हैं, और वो है प्रारब्ध कर्म। अब ये प्रारब्ध कर्म सारे एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, बट हमारे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में अलग अलग कर्म एक्टिवेटेड होते जाते हैं। तो जब जो कर्म एक्टिवेटेड होता है वो है क्रियामान कर्म। नाउ प्रारब्ध एंड संचित कर्मों को हैंडल करना बहुत इजी है। हम बहुत सारे टूल्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू हम बिना भोगे, देखिए कर्म किए हैं तो भोगना तो पड़ेगा, बट प्रारब्ध और संचित कर्म ऐसा है जिसको भोगने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। हम बिना भोगे योग के द्वारा, गुड कर्मास के द्वारा, गुड चीजों को करके, लाइक मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, सेवा, इस तरह की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सबको करके बिना भोगे हम इनसे निर्जरा प्राप्त कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन जो क्रियामान कर्म है उसको भोगना पड़ता है, बट उसमें भी हमारे पास में एक राहत है, और वो राहत ये है कि अगर हम अच्छे कर्मों को करते जाएंगे बराबर से, तो क्या होगा, हम इसकी इंटेंसिटी, भोगना तो पड़ेगा। आप सोचोगे क्या बच जाओ बिना भोगे, नॉट पॉसिबल। अगर एक्टिवेटेड हो गया है, क्रियामान बन गया है, तो फिर तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप इससे बच सको, इसकी इंटेंसिटी को कम कर सको, तो प्लीज कंटिन्यू विथ योर गुड कर्मास। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, लोगों के साथ कुछ तकलीफ की सिचुएशन आती है ना, तो उस तकलीफ की सिचुएशन में और घबरा जाते हैं, बिल्कुल, और बोलते हैं ना हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, सब चीज छोड़ छाड़ देते हैं, अपने आप को बस ऐसी सरेंडर मोड में कर देते हैं। नहीं, तब उल्टा आपको और मेहनत करनी चाहिए, और एकदम लग जाना चाहिए कि अच्छा ये जो गलती हुई किस लिए हुई, क्योंकि मेरे कुछ बैड कर्मास थे, अब मैं इतनी मेहनत करूंगी और इतने गुड कर्मास क्रिएट करूंगी कि ये बैड कर्मास पे भारी पड़ जाएंगे मेरे गुड कर्मास। तो लग जाना चाहिए सेवा में, संकीर्तन में, साधना में, ये सारी एक्टिविटीज में बिल्कुल जी जान से लग जाना चाहिए। तो क्या होगा, आप इसको नलिफाई कर पाओगे। दिस इज सिंपल मैथ्स, सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई ज्यादा इसमें बोलते हैं ना वो नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, इट्स वेरी वेरी बेसिक। अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ कर्मा में जी। अब मैंने आप पर तीर छोड़ी, प्रत्यंचा पे तीर चढ़ाई और उसको छोड़ दी, तो आप क्या करोगे, उससे बचूंगी, और क्या करोगे,
बचने की कोशिश करूंगी या फिर रिएक्ट करूंगी, मैं भी वार करूंगी। युद्ध में कभी देखा है क्या वो सामने ऐसे खड़ा, आओ आओ मैं पे तीर मारो, अरे वो प्रत्यंचा पे चढ़ाता है तो सामने वाले भी चढ़ाता है, राइट? तो ये युद्ध का रूल है, अगर मैंने कुछ तीर छोड़ी है तो उससे सामने वाला भी एक रिटर्न में एक तीर छोड़ता है। अगर नहीं छोड़ता मतलब वो सरेंडर कर चुका है, वो युद्ध का पार्ट नहीं है। बट अगर वो अगर रणभूमि में है, युद्ध का पार्ट है, तो वो तीर छोड़ता है। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जो भी कर्म लाइफ में करते हैं वो कर्म सीधे ऐसे नहीं जाते हैं, उस कर्म के रिएक्शन में एक और कर्म सामने आता है जी। और उसको कहते हैं आगामी कर्म। और इस तरह से हमारा जो कर्मों का जो भंडार है ना, एक्यूमुलेशन है, बढ़ता जाता है, क्योंकि टू एवरी कर्मा देयर इज अनदर कर्मा। लॉ है ना, न्यूटन लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो सारा साइंस है ना, हमारी स्पिरिचुअलिटी से डाउनलोड हुआ है जी। ये हमारे आध्यात्म, हमारे सारे शास्त्र में है, जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये सब चीजों को समझा और समझ के उसके सारी थ्योरीज बना दी। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज नथिंग बट थ्योरी ऑफ कर्मा। आपका क्रियामान कर्म जब जाता है तो सामने से एक आगामी कर्म आता है। नाउ अगर आपने अपने क्रियामान कर्म की इंटेंसिटी को कम कर दिया है तो आगामी कर्म की भी इंटेंसिटी कम हो जाएगी जी। अब आप अगर हल्के फुल्के से तीर छोड़ोगे तो सामने वाला भी हल्का फुल्का छोड़ेगा, वो क्यों भारी छोड़ेगा आपके पास। भारी भरकम छोड़ोगे तो भारी भरकम छोड़ेगा। तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ कर्मास में क्या हुआ, वेरी वेरी सिंपल, अच्छे कर्म करते जाओ जी। अगर कुछ गड़बड़ पहले हुई है तो उसको सेवा साधना अलग अलग टूल से हम उसको नलिफाई कर सकते हैं, भस्माभूत कर सकते हैं। और अगर वो एक्टिवेट हो गया है तो गुड कर्मा से उसकी इंटेंसिटी को कम करो। उसके दो बेनिफिट है। एक बेनिफिट क्या है, गुड कर्मा से वो जो कर्म का भोग हमें लेना है वो भोग भी माइल्ड हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आगामी कर्म आ रहा है वो भी माइल्ड रहेगा। तो फायदे ही फायदे हैं जी, राइट? सो दिस इज इन टोटल थ्योरी ऑफ कर्मा। और अगर आपने ये थ्योरी ऑफ कर्मा को अच्छे से समझ लिया जी, फिर लाइफ में कोई बोलते ना बल्ले बल्ले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अब जो करोगे ना आप उसमें एक एनालिसिस करोगे, माइंड में आपके चलता रहेगा कि ये मैंने किया है तो अब मुझे इसको, बिकॉज हम इंसान है जी, गलतियां तो हो जाती, कभी मूड खराब होता है गुस्सा भी कर देते हैं, जोर से बोल देते हैं, भला बुरा भला बोल देते हैं। बट अगर हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ये कर्मों की थ्योरी को, उसके ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, उस पर चलते हैं, तो क्या होता है 10 मिनट बाद रियलाइज होता है गलती कर दिया, फिर हम जाके तुरंत उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बराबर हो जाए जी। गलती तो हो जाती है, इंसान है, हो जाती है, बट वी ट्राई। और फिर प्रैक्टिस करते करते फिर वो भी गलतियां बहुत कम होती जाती है। और मे भी ऐसा करते करते एक सिचुएशन आए जब सारी गलतियां खत्म हो जाए, सारे कर्म नलिफाई हो जाए, और जब ऐसा सिचुएशन, जब सारे कर्म हमारे जीरो हो जाएंगे तो क्या होगा, मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आज जो मैं और आप इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे, क्यों बढ़ा रहे हैं? हम सिर्फ एक ही चीज के लिए बढ़ा रहे हैं कि कैसे न कैसे इस कर्मों के जो उलझन में अटके हुए हैं, जो इसको इतना एक्यूमुलेट करके इतना बोझा बना के रखा है, इस बोझ को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं। और शायद नहीं, अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो जरूर वो एक दिन आएगा जब ये कर्म जीरो हो जाएंगे और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो चक्रव्यूह में जो फंसे हैं, आवागमन के चक्रव्यूह में, बर्थ रीबर्थ, इससे छुटकारा मिल जाएगा जी। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि कर्मों के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कर्मा की थ्योरी किस तरह से वर्क करती है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस थ्योरी ऑफ कर्मास का गर्भ संस्कार के साथ क्या रिलेशन है? बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि जब वो आत्मा आ रही है तो कैसे आ रही है, वो आत्मा का भी एक कर्मों का कलेक्शन है। अब ऐसे तो भाई जो भी आत्मा है वो चाहेगी कि हम बिल गेट्स के घर में पैदा हो जाएं, हम अंबानी जी के घर में पैदा हो जाए, हम क्या बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े संत हैं उनके यहाँ पे आ जाएं, सचिन तेंदुलकर के घर में पैदा हो। तो सब तो सारी आत्माएं तो बस वही कुछ जगह वहीं पैदा होना चाहेगी, राइट जी? बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं तो सारी आबादी वहीं चली जाती थी, बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर सोल जो है उसके साथ उसके कर्म हैं जी, उसके संचित कर्म है, और फिर वो जब ये जीवन ले रहे तो उसके प्रारब्ध कर्म है। तो अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो सोल अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखता है,
और जब वो लाइफ स्क्रिप्ट लिखता तब उसको ये नहीं समझता कि इससे मुझे सफरिंग मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगा, सुख होगा, दुख होगा। जी। वो आत्मा जो समय निर्गुण निराकार अवस्था में है, उसे सुख दुख का आभास नहीं है, पेन एंड प्लेजर का आभास नहीं है। जी। तो वो आत्मा क्या कर रही है? वो आत्मा सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाह रही कि मेरे ये लिस्ट ऑफ कर्मास हैं, मैंने इसके साथ ऐसा खराब किया, तो चलो इस जन्म में कोई मेरे साथ ऐसा करेगा ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो। मैंने ये अच्छा किया तो कोई और मेरे साथ अच्छा करेगा ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो। आत्मा, हमारी आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आई है इस दुनिया को। जी। ये दुख सुख ये सब उसके रिजल्ट है, जिसमें हमें अटकना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक्सपीरियंस से, कहते हैं ना कि जब दुख भी होना तो भी उसको एक्सपीरियंस करो, डिटैच होके। जितना डिटैच रहोगे, जितना अच्छे से उसको एक्सपीरियंस करोगे, उतने अच्छे से आप उससे उबर जाओगे। और जैसे आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? आप कर्मों को और बढ़ा दोगे। जी। राइट? तो वो जो आत्मा है जो आना चाहती है, वो इस तरह से प्लानिंग की है कि भाई क्या है, कैसा है, क्या सुख दुख है, हमें किस तरह से हमें करना है। तो वो आत्मा की अपना एक लाइफ प्लान है, अपना एक सोल एजेंडा है, और उस सोल एजेंडा के हिसाब से वो गर्भ को चुन रही है, क्योंकि आत्मा गर्भ चुनती है। बिल्कुल। मदर नहीं चुन रही है, आत्मा चुन रही है। तो वो आत्मा का जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उस पर्पस ऑफ लाइफ से वो गर्भ चुन रही है जिस गर्भ से उसका पर्पस ऑफ लाइफ का फुलफिलमेंट हो। तो अगर वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की आत्मा है तो वो बहुत उत्कृष्ट गर्भ में जाएगी। अगर वो थोड़ी सी कम मीडियोकर टाइप है तो मीडियोकर में जाएगी। तो इसलिए कौन सी आत्मा कहाँ आती है, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ कर्मा से ही चयन होता है। जी बिल्कुल। तो एक तो थ्योरी ऑफ कर्मास यहाँ पे हो गई कि कौन सी आत्मा आएगी। इसलिए एक मदर अगर एक बहुत हाई लेवल ऑफ आत्मा को अट्रैक्ट करना चाहती है तो मदर को मेहनत करके अपनी वूम की पावर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने गर्भ को और शक्तिशाली बनाना होगा, जी, अपने वाइब्रेशंस को और पावरफुल बनाना होगा। तब क्या होगा, वो और हाई क्वालिटी की आत्मा को अट्रैक्ट कर पाएगी। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब वो आत्मा गर्भ में है तो क्या हो रहा है, माँ और वो बच्चा में एकाकार है। तो माँ अगर सत्कर्म करती है तो माँ के सत्कर्मों से क्या होता है, कर्मों की निर्जरा हो रही है। और वो कर्मों की निर्जरा सिर्फ माँ की नहीं हो रही है, माँ के साथ बच्चे की भी हो रही है। इसलिए अगर एक माँ अपने गर्भावस्था में अच्छे अच्छे कार्य करती है, स्पिरिचुअल वेलबींग को बढ़ाती है, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से जुड़ी रहती हैं, अपने पुण्य को बहुत बढ़ाती हैं, तो उसका बेनिफिट उनको तो मिल ही रहा है, बट उनसे कई गुना ज्यादा बच्चे को मिल रहा है। क्योंकि बच्चे के केस में अभी तक वो कर्म क्रियामान नहीं हुए हैं, वो अभी तक प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कर्म क्या बताया था, फटाफट डिसॉल्व हो जाता है। तो कितने कर्मों को अपन अपने वूम में ही डिसॉल्व करा देंगी। तो बच्चा जब बर्थ लेगा कितने हल्के कर्मों के साथ लेगा, तो सोचिए उसकी लाइफ कितनी सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल। तो अगर एक मदर को सही में कुछ गिफ्ट देना ना अपने बच्चे को, तो 9 महीने का जो पीरियड है ना, साधना में लगा दो, सेवा साधना संकीर्तन सब सत्कार्यों में लगा दो, अच्छे अच्छे काम करो जितना अच्छा हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अपने बच्चे के कर्मों को इतनी उसकी निर्जरा करा दोगे ना कि जब वो बॉर्न होगा ना तो मिडास टच होगा। बोलते हैं ना बच्चा तो एकदम लकी है जी। तो बच्चा लकी इसलिए क्योंकि उसने इतनी अच्छी मदर को चूज किया, इसलिए वो लकी है कि उसने इतना हेल्प कर दिया है, उसके कर्मों को इतना डिसॉल्व करा दिया है। तो थ्योरी ऑफ कर्मास का तो गर्भावस्था में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन है, जो मैं चाहूंगी कि हर मदर को उसका जरूर फायदा लेना चाहिए। मैम, आपने थियोरी ऑफ कर्मास को इतना सिंप्लीफाई तरीके से हमें समझाया है और स्पिरिचुअल वेलबींग के महत्व को भी समझाया है। आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल वेलबींग के कौन से टूल्स हैं जिनसे हम स्पिरिचुअल वेलबींग इंप्रूव कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके मन में भी गर्भ संस्कार से जुड़े कुछ सवाल है तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।